बस माँ, मेरा दिमाग तो पहले से ही खराब है। इधर घर की फिक्र और ऊपर से फसलें भी एक एक करके बर्बाद होने लगी हैं। बहुत हो गया आपका। आप रोज रोज झगड़ा करती रहती हैं। अब मैं आपको इस घर में नहीं रख सकता। आप अपना ठिकाना कहीं और देख लो। सावित्री अवाक रह जाती है। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। कुछ देर बाद वो गांव के मंदिर के पास पहुंच जाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर भीगी साड़ी में कांपती बैठी सावित्री लाचार और बेसहारा दिख रही थी। तभी आसपास कुछ लोग आते जाते दिखाई देते हैं। सावित्री उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है। बेटा, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया, भूख लगी है। अरे हटो अम्मा, भगवान के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगने का नाटक कर रही हो। घर से निकली होगी बहू के झगड़े में, अब यहाँ आकर नाटक कर रही है। चलो भाई आगे बढ़ो। आजकल तो इसी तरह का समाज है। कोई अपने माँ बाप को सड़क पर छोड़ देता है, पर हम भी तो क्या कर सकते हैं। हम तो खुद अपने परिवार में ही व्यस्त रहते हैं। सावित्री आंखें बंद किए चुपचाप बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद एक बच्ची अपने पापा के साथ आती है। पापा, ये दादी तो बहुत थकी हुई लग रही है। बेटा, इससे दूर रहो, पता नहीं कौन है। पापा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मैं इनको अपनी पूरी दूंगी। देखो ना, दादी कैसे कांप रही है। मुनिया 2 पूड़ियाँ निकालकर सावित्री के पास रख देती है। दादी जी, खाना खा लो। मम्मी कहती है भूखे को खाना देना पुण्य होता है। तेरी माँ बहुत भाग्यशाली है बेटी। तूने आज मेरी भूख से ज्यादा मेरे टूटे दिल को सराहा है। कुछ देर बाद बच्ची मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। सावित्री एक पूड़ी खा लेती है, दूसरी अपने पास रख लेती है। अब सावित्री के शरीर में थोड़ी ताकत आती है तो वो उसी पेड़ के पास जाने लगती है। इस समय भी हल्की बारिश हो रही थी। उसी वक्त पास की झोपड़ियों से एक भीगा दुबला पतला कुत्ता निकलता है। ओहो, तू भी कांप रहा है, भूख लगी है तुझे भी? कुत्ता डरते हुए पीछे हटता है, फिर धीरे धीरे सावित्री के पास आता है। ले, खा ले। इसमें घी नहीं है बेटा, पर ढेर सारा प्यार मिला है। कुत्ता पूड़ी खा लेता है और उसके पैरों के पास बैठ जाता है। सावित्री धीरे से उसका सर सहलाती है। अब तुझसे कोई डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि जैसी तेरी हालत है वैसी ही मेरी हालत भी हो चुकी है। एक बूढ़ी माँ के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बेटे ने अपनी ही माँ को मूसलाधार बारिश में घर से बाहर निकाल दिया? अब वो बुजुर्ग माँ कहाँ जाएगी, किसके सहारे जिएगी, किसी को कुछ नहीं पता था। जिसने अपने बेटे को गोद में खिलाया, आज उसी ने मेरे लिए घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। जिस बहू को मैं अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती थी, आज उसकी बातें सुनकर मेरा बेटा अपनों से भी बेगाना बन गया। ये घर जहाँ मैंने अपने जीवन के कई साल बिता दिए, अब मेरे लिए नहीं रहा। आखिर एक बेटा अपनी माँ के लिए इतना बेरहम कैसे बन गया? कौन सी ऐसी बात हुई कि उसने अपनी जन्म देने वाली माँ को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया? और अब आगे उस माँ के साथ क्या होने वाला है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए कहानी को शुरुआत से जानते हैं। धर्मपुर गांव में सुरेश नाम का किसान अपनी माँ और पत्नी रेखा के साथ रहता था। रेखा स्वभाव में अच्छी नहीं थी। वो हर दिन अपनी सास को बुरा भला कहती और उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। इन दिनों बारिश का असली रूप देखा जा सकता था। गरजते बादल और बादलों से गिरती तेज रफ्तार की बूंदें हर किसी को घर में रहने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन एक किसान ही थे जो अपने खेतों की देख रेख के लिए घर से बाहर निकलते थे। आज सुरेश भी अपने खेतों पर गया था। घर पर केवल सावित्री और रेखा होती हैं। ये क्या माँ जी, सारा सामान इधर उधर बिखेर रखा है? बहू, बस कुछ सामान ढूंढ रही थी, अचानक चक्कर सा आ गया, इसलिए मैं सामान रखना भूल गई थी। अभी रख देती हूँ। एक झूठ छुपाने के लिए कितना झूठ बोलेंगी माँ जी? अगर कोई काम ढंग से नहीं कर सकती तो चीजों को छुआ भी मत करो। सारा सामान मुझे ही रखना पड़ता है। अब जाओ और घर में झाड़ू लगा लो, मुझे दूसरे काम भी करने हैं।
सावित्री झुकी कमर से झाड़ू उठाती है और चुपचाप काम करने लगती है। इसी बीच सुरेश खेतों से लौटकर घर आ जाता है। अरे माँ, तुम घर में झाड़ू क्यों लगा रही हो? रेखा कहाँ गई? रेखा, अरे ओ रेखा, कहाँ हो तुम? सुरेश की आवाज सुनकर रेखा वहाँ पर आ जाती है। यही हूँ, क्या हुआ अब? ये सब क्या है रेखा? माँ झाड़ू क्यों लगा रही है? अब घर में झाड़ू भी माँ ही लगाएंगी क्या? हाँ तो आप ही कर लो फिर सारा काम। दिन भर बाहर रहते हो, घर की हालत देखी है। माँ जी सारा दिन घर में पड़ी रहती है। एक दो काम में मेरा हाथ बटा दिया तो क्या हो जाएगा? रेखा की बात सुनकर सावित्री बोलती है, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। बेचारी दिन भर अकेली ही तो सब करती है। उसके काम में हाथ बटा दूंगी तो उसे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। सावित्री की इस अच्छाई को देखते हुए रेखा अब उसका फायदा उठाना चाहती थी। अगले दिन सुरेश सुबह अपने खेतों पर पहुंच जाता है। इधर सावित्री और रेखा घर का काम करने लगती हैं। कुछ देर बाद सावित्री आराम करने के लिए खाट पर बैठ जाती है। बहू, जरा एक गिलास पानी तो देना, प्यास लगी है। इस बुढ़िया की तो और ड्रामे रहते हैं, एक गिलास पानी भी खुद से नहीं ले सकती। कुछ देर बाद रेखा सावित्री के पास आती है। क्या पानी पानी लगा रखा है आपने? आपको दिखाई नहीं देता कि मैं काम कर रही हूँ? तो खुद से पानी ले लूं? बहू, मैं वो लगा रखा है। अपने काम खुद से करने की आदत डाल लो। मैं हर बार आपके पास नहीं रह सकती। अगले दिन सुबह सावित्री बहू से खाना मांग रही होती है, तभी रेखा आती है। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है। देख बुढ़िया, तुझे ज्यादा भूख लगती है तो अपना खाना खुद ही बना लिया कर। रेखा अपनी बात कह ही रही होती है कि तभी सुरेश की आहट सुनाई देती है। सुरेश को आते देख रेखा गिरगिट के जैसे अपनी रंग बदल लेती है। माँ जी, आपने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तो बस इतना कह रही थी कि थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा तो आपको देती हूँ, फिर भी आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे क्या हो गया रेखा? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है? देखो ना, माँ जी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, बस इतनी सी बात पे कि मैं अभी तक खाना नहीं बना पाई थी। माँ, ये सब क्या है? रेखा अकेली सब करती है। जब खाना बना लेगी तभी तो आपको देगी। अगर भूख लग गई है तो आप थोड़ी सी देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, मैंने रेखा को नहीं मारा। बस करो माँ जी, रेखा की आंखों से बहते आंसू सब कुछ साफ साफ बता रहे हैं कि आपने उसे थप्पड़ मारा है। अपनी बहू की झूठी बातों से सावित्री दुखी हो जाती है। इसी के चलते एक दिन सावित्री चुपचाप घर से निकल जाती है। बाहर बारिश हो रही थी, कीचड़ से रास्ता भर गया था, लेकिन उसके मन में जो दर्द था वो कीचड़ से भी गहरा था। दूसरी तरफ घर में रेखा सुरेश से कुछ बात कर रही थी। आपकी माँ तो हर रोज झगड़ा करती है, मुझ पर हाथ भी उठाने लगी है। क्या? रोज? क्या माँ ऐसा कर सकती हैं? हाँ, और अब पता नहीं क्या सोचकर घर छोड़कर चली गई है। क्या माँ घर छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, ये तो आपकी माँ ही बता सकती है। अरे इस मूसलाधार बारिश में माँ कहाँ जाएंगी? और किसी ने उन्हें इस हाल में देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। सुरेश की बात सुनकर पहले तो रेखा को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर सुरेश परेशान होकर अपनी माँ को ढूंढने निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद सुरेश को सावित्री मिल जाती है। फिर वो दोनों वापस घर लौट आते हैं। सावित्री के लौटने के बाद भी रेखा का स्वभाव जरा सा भी नहीं बदला था। अगले दिन बारिश में भीगने की वजह से सावित्री की तबीयत खराब हो जाती है। आ गई फिर से नाटक करके, अब कुछ दिन बीमार पड़ी रहेगी और सारा बोझ मेरे सिर पर। रेखा की बात सुनकर सावित्री कुछ भी नहीं बोल पाती। वो धीरे धीरे सब कुछ सहने लगी थी, मगर सावित्री का दिल धीरे धीरे पत्थर सा हो जा रहा था। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन बारिश बहुत तेज होने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट घर की दीवारों तक को हिला रही थी। तेज बारिश की वजह से सुरेश आज खेतों पर नहीं जा पाया था।
आज तो बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है जैसे सारा आकाश ही गिर पड़ेगा। बेटा, ये जो पानी बरस रहा है ना, इसके साथ किसानों का खून भी बह रहा है। इतनी तेज बारिश में तो फसलों का सत्यानाश हो जाएगा। हाँ माँ, सोचता हूँ खेतों का क्या हाल हुआ होगा। इस बार इतनी मेहनत की थी। तू तो जानता है बेटा, एक एक दाना उगाने में कितनी मेहनत लगती है, वो भी तब जब मौसम साथ दे। अब क्या करूँ माँ, दिल नहीं मान रहा। खेत जाकर देख आता हूँ फसलों का क्या हाल है। उधर रसोई में रेखा खाना बना रही होती है, तभी छत से पानी टपकने लगता है। हे भगवान, अब ये छत भी टपकने लगी है। अगर ऐसा ही रहा तो घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर रेखा सुरेश को बुलाती है। सुनो जी, देखो तो छत से कैसे पानी टपक रहा है। अब तो खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। हाँ, ये तो सच में परेशानी वाली बात है। लेकिन रेखा, जरा सोचो, खेतों में जो फसल है उनका क्या हाल हो रहा होगा। सुरेश छत से टपकते पानी को देखकर और ज्यादा बेचैन हो जाता है। फिर वो बिना कुछ कहे बरसते पानी में खेत की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद जब वो खेत पर पहुंचता है तो पाता है खेतों में पानी भर गया था। कई पौधे जमीन पर गिर चुके थे और कुछ की जड़ें उखड़ चुकी थी। हे भगवान, मेरी मेहनत और समय दोनों बर्बाद होता दिख रहा है। कितनी उम्मीदों से बुआई की थी, अब क्या होगा। घर की हालत भी खराब और खेत का ये हाल। अब तो सब भगवान भरोसे ही है। कुछ देर बाद सुरेश के शरीर में कपकपी होने लगती है। वो कांपते हुए घर लौटने का फैसला करता है। इधर रेखा खाना तैयार करके रसोई से बाहर आती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। क्या बेढंग घर है, एक तो छत टपक रही है, ऊपर से ये फिसलन भी। सब कुछ उस बुढ़िया की वजह से हो रहा है। इस बुढ़िया के खर्चे ना होते तो अब तक हम पक्का घर बनवा चुके होते। अब रेखा उठती है और सीधा सावित्री के पास जाती है। तभी सावित्री खाना मांगने लगती है। बुढ़िया, तू तो सारा दिन बैठी रहती है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। देख, तेरी वजह से मुझे चोट लग गई है, खुद के लगी होती तब पता चलता। सावित्री कुछ नहीं कहती, बस नजरें झुका लेती है। उसी वक्त सुरेश घर लौटता है। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे होते हैं। देखिए ना, आपकी माँ ने आज फिर मुझसे बहस की। मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाई और इन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। क्या माँ आपने रेखा पर हाथ उठाया? बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। रेखा जो कह रही है वो सब ये झूठ बोल रही है। आपके आते ही बदल गई। आप तो जानते हैं मैं किसी से लड़ाई नहीं करती। सुरेश का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो जाता है। बस माँ, मेरा दिमाग तो पहले से ही खराब है। इधर घर की फिक्र और ऊपर से फसलें भी एक एक करके बर्बाद होने लगी हैं। बहुत हो गया आपका। आप रोज रोज झगड़ा करती रहती हैं। अब मैं आपको इस घर में नहीं रख सकता। आप अपना ठिकाना कहीं और देख लो। सावित्री अवाक रह जाती है। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। एक बूढ़ी माँ के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार, जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बेटे ने अपनी ही माँ को मूसलाधार बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। अब वो बुजुर्ग माँ कहाँ जाएगी, किसके सहारे जिएगी, किसी को कुछ नहीं पता था। जिसने अपने बेटे को गोद में खिलाया, आज उसी ने मेरे लिए घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। जिस बहू को मैं अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती थी, आज उसकी बातें सुनकर मेरा बेटा अपनों से भी बेगाना बन गया। ये घर जहाँ मैंने अपने जीवन के कई साल बिता दिए, अब मेरे लिए नहीं रहा। आखिर एक बेटा अपनी माँ के लिए इतना बेरहम कैसे बन गया? कौन सी ऐसी बात हुई कि उसने अपनी जन्म देने वाली माँ को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया? और अब आगे उस माँ के साथ क्या होने वाला है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए कहानी को शुरुआत से जानते हैं। कुछ देर बाद वो गांव के मंदिर के पास पहुंच जाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर भीगी साड़ी में कांपती बैठी सावित्री लाचार और बेसहारा दिख रही थी। तभी आसपास कुछ लोग आते जाते दिखाई देते हैं। सावित्री उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है। बेटा, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया, भूख लगी है। अरे हटो अम्मा,
भगवान के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगने का नाटक कर रही हो? घर से निकली होगी बहू के झगड़े में, अब यहाँ आकर नाटक कर रही है। चलो भाई आगे बढ़ो, आजकल तो इसी तरह का समाज है, कोई अपने माँ बाप को सड़क पर छोड़ देता है, पर हम भी तो क्या कर सकते हैं, हम तो खुद अपने परिवार में ही व्यस्त रहते हैं। सावित्री आंखें बंद किए चुपचाप बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद एक बच्ची अपने पापा के साथ आती है। पापा, ये दादी तो बहुत थकी हुई लग रही है। बेटा इससे दूर रहो, पता नहीं कौन है। पापा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, मैं इनको अपनी पूरी दूंगी। देखो ना दादी कैसे कांप रही है। मुनिया 2 पूड़ियाँ निकाल कर सावित्री के पास रख देती है। दादी जी खाना खा लो, मम्मी कहती है भूखे को खाना देना पुण्य होता है। तेरी माँ बहुत भाग्यशाली है बेटी, तूने आज मेरी भूख से ज्यादा मेरे टूटे दिल को सराहा है। कुछ देर बाद बच्ची मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। सावित्री एक पूड़ी खा लेती है, दूसरी अपने पास रख लेती है। अब सावित्री के शरीर में थोड़ी ताकत आती है तो वो उसी पेड़ के पास जाने लगती है। इस समय भी हल्की बारिश हो रही थी। उसी वक्त पास की झोपड़ियों से एक भीगा दुबला पतला कुत्ता निकलता है। ओहो, तू भी कांप रहा है, भूख लगी है तुझे भी? कुत्ता डरते हुए पीछे हटता है, फिर धीरे धीरे सावित्री के पास आता है। ले खा ले, इसमें घी नहीं है बेटा, पर ढेर सारा प्यार मिला है। कुत्ता पूड़ी खा लेता है और उसके पैरों के पास बैठ जाता है। सावित्री धीरे से उसका सर सहलाती है। अब तुझसे कोई डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि जैसी तेरी हालत है वैसी ही मेरी हालत भी हो चुकी है। इस हाल में हम जैसे लोगों को तुझसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। सावित्री की बात सुनकर कुत्ता पूंछ हिलाता है। जानती हूँ तू इंसानों से ज़्यादा किसी के दुख दर्द को समझ सकता है। चल ठीक है, तू आज से मेरे साथ ही रहना, तू मेरा सहारा बनना और मैं तेरा सहारा बन जाऊंगी। सावित्री की बात सुनकर कुत्ता ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसे वो सारी बातें समझ रहा हो। चल ठीक है, आज से मैं तेरा नाम भोलू रखती हूँ। अब इंसानों से भरोसा उठ गया है, तो भोलू तू मेरे साथ रहेगा ना? कुत्ता चुपचाप उसके पास बैठा रहता है। बाहर हल्की ठंडी हवा चलने लगती है। फिर दोनों आगे की तरफ रुख करते हैं। चल भोलू, अब तू जहाँ जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। ये दुनिया हमें भले ना समझे, लेकिन हम तो एक दूसरे को समझ सकते हैं। काफ़ी देर तक चलने के बाद सावित्री थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। रुक जा भोलू, अब तो मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब भोलू भी रुक जाता है। सावित्री थोड़ी देर आराम करने लगती है। इसी बीच भोलू जंगल से बांस की टहनियाँ ले आता है। ये क्या ले आया तू? इन टहनियों का क्या करूँगी मैं? सावित्री की बात सुनकर भोलू कुछ देर तक उसकी तरफ देखता है और उन टहनियों को एक जगह इकट्ठा करने लगता है। कुछ देर बाद सावित्री को सारी बात समझ आ जाती है। ओह अच्छा, अब समझी, तो तू चाहता है कि मैं इन टहनियों से घर बनाऊं? वैसे सुझाव तो सही है, तो ठीक है, हम आज से ही झोपड़ी बनाएंगे। अब भोलू टहनियाँ लाता और सावित्री बड़े बड़े बांस लाकर इकट्ठा कर लेती है। शाम तक तरह तरह के पौधों की मदद से वो दोनों एक प्यारा सा घर तैयार कर लेते हैं। अरे वाह, आखिरकार हमारी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। कुछ दिन बाद सावित्री जंगल से लौटती है। वो हाथ में कुछ जामुन, कुछ बेर और कुछ पत्ते लेकर आती है और झोपड़ी के अंदर बैठ जाती है। तभी भोलू सावित्री के पास आकर पूंछ हिलाने लगता है। रुक जा, पहले मैं इन्हें गिन लूं। 3 जामुन, 4 बेर, तू कहे बिना खा गया तो बहुत चालाक हो गया है। तू बिना कुछ बोले सभी चीजें खा जाता है। भोलू सावित्री की बात ध्यान से सुनकर फिर से पूंछ हिलाने लगता है। अच्छा सुन भोलू, ये जो पत्ते हैं ना, लगता है इनमें कुछ खास बात है। कड़वे हैं, लेकिन लगता है बुखार में काम आएंगे। अब तो इस जंगल में रहकर धीरे धीरे काफ़ी चीज़ों के बारे में सीखने लगी हूँ। अगले दिन सावित्री नदी किनारे जाती है। भोलू भी उसके साथ जाने लगता है। वो कुछ जंगली सब्जियां देखती है
अरे ये तो सिंघाड़े और कमल ककड़ी का पौधा है, और ये पाताल साग। कितनी हरी भरी है ये सब सब्जियां। अगर मैं इन्हें अपने घर के पास उगाऊं तो हाँ, ये सही रहेगा। बारिश के मौसम में ये फसलें तो खूब बढ़ेंगी और इस तरह से मैं खाने की पूर्ति भी कर पाऊंगी। सावित्री कुछ पौधे जड़ समेत उखाड़ती है, कुछ बीज चुनती है और भोलू को इशारे से बुलाती है। चल भोलू, अब हम अपने खेत भी बनाएंगे। क्या कहते हो, किसान बनोगे मेरे साथ? सावित्री की बात सुनकर भोलू 2 बार भौंकता है। ठीक है, तू मालिक और मैं मजदूर, लेकिन ध्यान रखना पानी देना तेरा काम होगा। इस तरह से सावित्री अब पानी में पैदा होने वाले पौधे उगाती है और अपने खाने पीने की पूर्ति करने लगती है। एक दिन सावित्री जंगल की तरफ कुछ फल लेने जा रही होती है, तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो इस ठंडी हवा में ठिठुरता हुआ कांप रहा होता है। अरे भोलू, तुम उस आदमी को देख रहे हो? बेचारा ठंड से कांप रहा है। एक दिन मेरी भी हालत इसी तरह थी, तब गांव में किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। लेकिन मैं गांव वालों की तरह नहीं हूँ, हम इस आदमी की मदद ज़रूर करेंगे। चलो उसके पास चलते हैं। अब सावित्री और भोलू दोनों उस आदमी के पास जाते हैं। अरे भाई साहब, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? कई दिन से भूखा हूँ बहन, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? हाँ ज़रूर, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपका घर कहाँ है? घर का नाम सुनकर हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या बताऊं बहन, मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब बस भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। आप चिंता ना करें भैया, आप मेरे घर पर रह सकते हैं। अब सावित्री हरिया से अपने बारे में बता देती है। फिर दोनों घर जाने लगते हैं। अब 2 लोग ऐसे थे जो अपने परिवार से बेदखल होकर एक साथ रहने लगे थे। अचानक एक दिन फिर से गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खेत डूब चुके थे और अब बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। लोग डरे हुए थे। इसी दौरान सुरेश और रेखा के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई थी। रेखा, 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। हमारी सारी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। अब हम क्या खाएंगे? क्या बोलूं जी, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। ऊपर से अब आधे गांव में बारिश का पानी भरने लगा है। कुछ ही दिनों में रहने की भी जगह नहीं बचेगी। सुरेश और सावित्री ही नहीं, बल्कि इस बार की बारिश से पूरा गांव मुश्किल में पड़ चुका था। गांव में कुछ जगह पानी भरने से लोग परेशान हो चुके थे। इस स्थिति को देखकर गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। अब तो रहने की भी नौबत आ चुकी है। हम लोगों को ये गांव छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपने परिवार वालों के साथ कहाँ जाएंगे? रामनाथ भैया, आपकी बात सही है, लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव बारिश के पानी में डूब जाएगा और फिर ना जाने लोगों का क्या होगा। हाँ रघु, तुम सही कहते हो, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। तभी रामनाथ को सावित्री का ख्याल आता है और वो जंगल की ओर इशारा करता है। अरे वो बुढ़िया जो जंगल में रहती है, उसकी झोपड़ी तो अब भी खड़ी है। हाँ भैया, क्योंकि उसने बिल्कुल सही जगह पर घर बनाया है। वहाँ पर बारिश का पानी कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकता। सही कहते हो भाई, हमें उस बुढ़िया से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन क्या रघु, आप लोगों को याद है एक समय वही बुढ़िया हमसे खाना मांग रही थी, तब हमने उसका मजाक उड़ाया था। कुछ दिनों में गांव में इतना पानी भर जाता है कि लोगों को मजबूरन वो जगह छोड़नी पड़ती है। अब सभी लोग उस बुढ़िया के घर जा रहे होते हैं। पीछे से सुरेश और रेखा भी जाने लगते हैं। कुछ लोग कीचड़ से होकर बुढ़िया की झोपड़ी की ओर बढ़े। लोगों को देखकर भोलू भौंकने लगता है। तभी सावित्री झोपड़े से बाहर आती है। अम्मा, हमारा सब कुछ डूब गया है, रहने के लिए आसरा मिल सकता है क्या? हाँ क्यों नहीं बेटा, मुझे पता है कि इस मूसलाधार बारिश की वजह से गांव का बुरा हाल है। मेरा घर उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन आप लोग इसमें गुजारा कर सकते हो। अब गांव के सभी लोग बुढ़िया की झोपड़ी में जाने लगते हैं। उधर सुरेश और रेखा अपनी माँ को देखकर शर्मिंदा थे और सबसे पीछे एक तरफ खड़े थे। फिर सावित्री उन दोनों के पास जाती है। कैसे हो बेटा, और बहू कैसी है?
कुछ भी ठीक नहीं है माँ। आपके जाने के बाद मेरी फसलें बर्बाद हो गई, घर टूट गया और हम एकदम बेघर हो गए। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब माफी के लायक नहीं था। माँ जी, मैंने घमंड में आकर आपके साथ हमेशा से बदसलूकी की थी, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे गलतियों का एहसास हुआ। कोई बात नहीं बहू, बुढ़ापा तो एक दिन सबका आना है। सावित्री की बात सुनकर रेखा को पहली बार एहसास हुआ कि सच में उसने माँ जी के साथ बहुत गलत किया था। तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। अब सभी लोग उस झोपड़ी में होते हैं। गांव की कुछ औरतें मिलकर खाने का इंतजाम करती हैं और फिर सावित्री सबको खाना परोसने लगती है। हमें माफ कर दो अम्मा। पहले हम सभी आपको ताने मारते थे और आज देखो हमारा खुद का हाल आपसे भी बदतर हो गया है। सावित्री कुछ नहीं बोली, वो सबको चुपचाप खाना खिलाती है। अब सभी लोग उस बुढ़िया की झोपड़ी में खुद का बचाव कर पा रहे थे। अगले दिन बुढ़िया भोलू के साथ अपने खेतों पर होती है। माँ जी, आप ये किस तरह की खेती कर रही हो? बेटा, ये सभी बारिश में तेजी से उगने वाली फसलें हैं। दूसरी फसलें बरसात की वजह से नुकसान हो जाती हैं, लेकिन इस तरह की फसलें बरसात में भारी मात्रा में पैदा होती हैं। अरे वाह अम्मा जी, मतलब बारिश के मौसम में हम इस तरह की फसलें उगाकर खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ बेटा, प्रकृति ने इंसानों के लिए हर तरह की सुविधाएं दी हैं, जिसका उपयोग करके हम जीवन को आसान बना सकते हैं। अब गांव के सभी लोग सावित्री की मदद से नई तकनीकों को सीखते हैं। गांव वाले लकड़ियों और विभिन्न पौधों की मदद से घर बनाना सीखते हैं। फिर लोग बारिश में की जाने वाली खेती के बारे में भी सीखने लगते हैं। अब गांव वालों ने अलग से कुछ घर बनाए और उसी जगह पर रहने लगे। एक दिन रामनाथ और रघु सुरेश के पास आते हैं। अरे सुरेश, कैसे हो? ठीक है भैया, आप सुनाओ। सुरेश, तूने अपनी माँ को घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती की थी। भला ऐसी माँ किसी के साथ गलत कर सकती है क्या? रामनाथ भैया, माँ के जाने के बाद मुझे अपनी सभी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैंने माँ से माफी भी मांग ली है। अब तो बस बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो रेखा और मैं माँ को अपने साथ गांव में ले जाएंगे। इस तरह वो दिन भी आ जाता है जब बारिश थम जाती है और लोग फिर से गांव की तरफ रुख करने लगते हैं। इसी बीच सुरेश और रेखा सावित्री के पास जाते हैं। माँ, अब बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, सभी लोग गांव लौट रहे हैं। हम भी गांव जाना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए। बेटा, अब तो मेरे लिए जो भी है बस ये भोलू और घर है। मैं इन दोनों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। माँ जी, क्या आप अभी भी हमसे नाराज हैं? बहू, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। बस एक बार जब किसी रिश्ते से दिल टूट जाता है तो फिर उनसे हमेशा के लिए भरोसा उठ जाता है। तुम दोनों घर जाओ और खुश रहो। इस तरह से सुरेश और रेखा फिर से गांव में जाकर बस जाते हैं और अपना नया जीवन शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक कर लेते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज की कमी हमेशा रहती है, वो थी उनकी माँ। इस बात की कमी सुरेश को हमेशा खलती रही।